नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एनआई एक्ट होता है, क्या इसमें दोष सिद्धि हो जाता है, यानी किसी व्यक्ति को अगर ट्रायल कोर्ट से सज़ा दे दिया जाता है या हाई कोर्ट से सज़ा दे दिया जाता है, उसको दोषी पाया जाता है, तो क्या कंपाउंड करके यानी केस में समझौता करके क्या जो अपराध होता है उसको ख़त्म किया जा सकता है। आज का जो टॉपिक यह है। इस टॉपिक और इस वीडियो में हम मानी सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट और गाइडलाइन की बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मेरा एक बहुत ही फेवरेट जजमेंट है दामोदर एस प्रभु बाबा सैय्यदलाल, जो 2010 में मानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया था, बताया गया था, जिसमें कुछ गाइडलाइन बनाई गई थी कंपाउंड करने के लिए। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे जजमेंट के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चेक बाउंड से संबंधित आपका किसी भी तरह का सवाल है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है। चेक बाउंस केस मैटर है क्या और कैसे होता है, किसके सेक्शन के तहत इसमें ट्रायल चलता है, क्या है, क्या इसमें नोटिस पीरियड क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन पूरी डिटेल में बनाई जाएगी, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत न पड़े। तो देखिए, भारत में जो चेक बाउंस के जो मामले होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा अधिक है और अदालत में इनकी जो संख्या अधिक है, मतलब एक बोझ बढ़ता जा रहा है। तो भारतीय न्यायालय जो क्या कहते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, के सामने एक बहुत गंभीर चुनौती थी। आज भी है, पहले भी थी, जब एनआई एक्ट को इतना मजबूत और शक्तिशाली बनाया गया था। और तो वो क्या थी तो समझते हैं। देखिए, एनआई एक्ट 1881 की धारा 138, मैक्सिमम जो चेक बाउंस होते हैं वो इसी सेक्शन के तहत ट्रायल चलते हैं, नोटिस भेजना, सारी चीज़ें होते हैं। इसमें 141 भी आता है, 142 बहुत सारे आते हैं, बट एक्चुअली जो मेन चीज़ होता है वो इस पे होता है ख़ास तौर पर। और उसमें सिचुएशन और जो केस का नेचर होता है उस पर डिपेंड करता है कौन सा सेक्शन लागू होगा आपके मैटर पर। तो आप इसे लीगल एडवाइस बिल्कुल ना समझें। तो जो 138 होता है के अंतर्गत यह अपराध बनाया गया ताकि चेक जैसे वित्तीय साधनों ठीक पर लोगों का विश्वास बना रहे। चेक क्या होता है, कागज़ का टुकड़ा है, तो ये होता है, तो उस पर लोगों का जो विश्वास है बना रहे, लोगों के अंदर डर बना रहे कि अगर चेक परेशान करने के लिए इशू किया जाता है, अकाउंट में पैसे नहीं या किसी और कारण से इशू किया जाता है, तो वहाँ पे उसको सज़ा मिलेगी। ये चीज़ बना रहे ताकि इस पर जो विश्वास है वो हमेशा बना रहे, लोगों का विश्वास बना रहे। लेकिन समय के साथ अदालतों ने यह महसूस किया कि ऐसे मामलों में असली मकसद जो पीड़ित होता है, पक्ष होते हैं, उनकी राशि की भरपाई यानी उनको कंपनसेशन दिलवाना है, ना कि केवल आरोपी को जेल भेजना। इस चीज़ को समझिए, इसमें कुछ फैक्ट है। देखिए, जो चेक बाउंस का मैटर होता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि इसमें जो मैटर, जो केस कोर्ट में ले जाने का मतलब होता है, जो इसमें विक्टिम होता है उसको कंपनसेशन दिलवाना यानी मुआवजा दिलवाना, उसकी पैसे जो किसी और के पास फंसे वो पैसे दिलवाना, मुआवजा दिलवाना, ना कि जो इसमें आरोपी होता है उसको जेल में भेजना और ठूसते रहना। क्योंकि एक बिजनेसमैन, एक जो व्यापारी होता है, एक जो लेन देन वाला होता है व्यक्ति, ठीक है, वो अगर बिजनेस छोड़कर जेल में चला जाएगा तो फिर उसका आर्थिक स्थिति तो खराब होगी, साथ में वो देश पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए उद्देश्य से इसको बनाया गया था कि लोगों का जो विश्वास है वो चेक पर बना रहे और जो बिजनेस है या जो भी आपका जो इकोनॉमी है देश की, वो हमेशा बरकरार रहे। क्योंकि चलिए शुरू करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक है न्यू विन एक्सपोर्ट एंड अदर्स वर्सेस ए सुब्रमण्यम 2024 INSC 535 में इस मूलभूत मुद्दे पर यानी जो फंडामेंटल इशू था पर विचार किया गया और स्पष्ट किया गया कि पक्षकार आपस में समझौता कर ले। क्या कहा गया? पक्षकार आपस में समझौता कर ले। तो अदालत को कंपाउंडिंग में ऑफेंस समझौता द्वारा यानी अपराध का निपटारा, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस मतलब समझौते द्वारा अपराध का निपटारा करने को प्राथमिकता जो होती है वो देनी चाहिए। मतलब ये हो गया कि अगर दो पार्टियां आपस में मैटर को सेटल करना चाहती है तो उसमें कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस को मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इस कानून का, इस सेक्शन का जो उद्देश्य होता है
वो ये होता है कि व्यापारी जो होते हैं, जो लेन देन वाले व्यक्ति होते हैं, उनको उनकी राशि जो उनका पेंडिंग अमाउंट है उसको प्रदान करवाना, उनके साथ समझौता करवाना और चेक पर उनका विश्वास बना रहना चाहिए, इसलिए इनकी व्यवस्था की गई है। देखिए जो एनआई एक्ट है वो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस निपटारा करने के योग्य है कि नहीं है, मतलब इसको कंपाउंडिंग क्यों बनाया गया है, तो क्यों बनाया गया है। देखिए इस मामले का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 147 सेक्शन 147 है। इस धारा में कहा गया है कि कानून के अंतर्गत आने वाले सभी अपराध कंपाउंडेबल समझौता योग्य हैं। इसका मतलब यह कि दोनों पक्ष आपस में समझौता कर सकते हैं, तो अदालत को अपराध को समाप्त मान लेना चाहिए। मतलब जो एनआई एक्ट है 1881 की धारा 147 कहता है कि जो दो पार्टी है वो आपस में समझौता कर सकती है और अदालत को प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चेक बाउंस अपराध है मूल रूप से एक रेगुलेटरी ऑफेंस है, यानी कि ऐसा जिसे केवल इसलिए अपराध बनाया गया ताकि व्यापार वित्तीय लेन देन में विश्वास बना रहे। इसका मकसद आरोपी को कठोर दंड देना नहीं बल्कि पीड़ित को उसका पैसा दिलाना है। आगे इस पर मैं बता चुका हूँ। दंड प्रक्रिया संहिता जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 320 की भूमिका, मतलब जो एक कंपाउंडिंग मैटर होते हैं उसमें क्या भूमिका होती है। देखिए अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 320 उपधारा 5 के अनुसार यदि कन्विक्शन दोष सिद्धि के बाद कंपाउंडिंग समझौता किया जाना हो तो केवल अपीलीय अदालत यानी अपीलाट कोर्ट की अनुमति से ही संभव हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना हो ताकि कन्विक्शन के बाद में किया गया समझौता वास्तविक हो और धोखाधड़ी वाला न हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस मामले में शिकायतकर्ता ने कंप्लेनेंट ने हलफनामा एफिडेविट दाखिल कर यह स्वीकार किया कि उसे पूरी राशि मिल गई है और उसे कन्विक्शन हटाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हलफनामे की पुष्टि कर कंपाउंडिंग को मान्यता दी और दोष सिद्धि को खत्म कर दिया, क्योंकि व्यापारी जो होते हैं वो जेल में अच्छे नहीं लगते हैं, वो व्यापार में अच्छे लगते हैं। इस जजमेंट के माध्यम से माने सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को एक संदेश दिया। अब जो हमारी जुडिशियल बर्डन है एंड पब्लिक पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में यह भी माना कि चेक बाउंस मामले की अत्यधिक संख्या भारतीय न्यायिक जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, पर एक भारी बोझ है। यदि इन मामलों में सेटलमेंट समझौता को प्रोत्साहन दिया जाता है तो अदालत का बोझ घटेगा और न्याय जल्दी मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जैसे कोई व्यक्ति है उसको 10 किलो ले जाने की क्षमता है और उसको 20 किलो दे दिया जाता है तो वो उठा के फेंक देगा, 10 किलो ही ले जा पाएगा। तो उसी तरह हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर केसों की जो भरमार है, काफ़ी दिन रोज़ देखने को मिलता है। एक केस में बड़े सारे कोर्ट में बड़े सारे केसेस लगे होते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। आगे बढ़ते हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इन मामलों में भरपाई का जो पहलू को पुनटिव मतलब दंडात्मक पहलू से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यदि पीड़ित पक्ष को उसकी राशि मिल गई है तो आरोपी को जेल भेजने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि इस केस का मतलब इस जो केस को फाइल ही किया जाता है मतलब भरपाई के लिए। व्यक्ति को भरपाई हो गई तो व्यक्ति को जो आरोपी होता है उसको जेल भेजने का कोई मतलब खास उद्देश्य नहीं होता, नहीं भेजना चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट जुडिशियल जो मिसालें हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कहा गया था कि इस केस को कैसे कंपाउंडेबल बनाया जा सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने तर्क को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले का उल्लेख भी किया। जैसे कि आप लोगों को पता है, दामोदर एस प्रभु सैयद बाबालाल एच 2010 में इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने का यह सिद्धांत है कि जो चेक बाउंस के मामले होते हैं वो कंपाउंडिंग
समझौता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए समय सीमा के अनुसार कुछ लागत कॉस्ट को भी तय किया गया है। इस फैसले में माने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, इसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति, कोई आरोपी चेक बाउंस के जो मैटर होते हैं, खासतौर पर ये जो आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट होता है जहाँ पे ईएमआई बाउंस होती है, वहाँ पे भी ये नियम लागू होता है। तो चूँकि एक दूसरे का वो भी एक इससे मिलता जुलता ही लॉ है, किसी दिन उस पर भी डिस्कस करेंगे, तो दोनों पे लागू होता है। तो इसमें कहा गया था कि अगर पहले या दूसरे या तीसरे डेट पर अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट फाइल होने के तीसरे डेट पे या दूसरे डेट पे या पहले डेट पे केस को सेटल कर रहा है या समझौता कर रहा है, तो 3% के 10% के साथ में सेटल किया जा सकता है ट्रायल स्टेज में, हाई कोर्ट में 15% पर और सुप्रीम कोर्ट में 25% पर कंपाउंड किया जा सकता है। तो ये इस पर्टिकुलर जजमेंट में मैंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक और जजमेंट है मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता 2018 का फैसला है। इस फैसले में कहा गया था, अदालत ने कहा कि जो चेक बाउंस के मामले होते हैं वैसी सिविल नेचर का मानकर व्यवहारिक और लचीला फ्लैक्सिबल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए चेक बाउंस के मामले में। मतलब इस जजमेंट को में भी यही कहा गया था, मतलब जो समझौता होता है, कंपाउंडिंग होता है, कंपाउंडेबल होता है, उस पर फोकस किया गया था। इसके बाद में एक और जजमेंट है मैंने सुप्रीम कोर्ट का, जिम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मनोज गोयल 2022 का ये जजमेंट है। और इसमें अदालत ने पुनः जो भरपाई को जो होती कंपनसेशन होता है, भरपाई को दंड से अधिक महत्व दिया गया और आपराधिक कार्रवाई जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं को समाप्त कर दिया गया था। इस पर्टिकुलर जजमेंट में 2022 का जजमेंट था, तो रिसेंटली ये जजमेंट दिया गया था। एक और जजमेंट है माने सुप्रीम कोर्ट का, राज रेड्डी कलीम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये 2024 का है, उससे लेटेस्ट जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर कन्विक्शन को समाप्त कर दिया गया, भले ही कंप्लेनेंट ने समझौता की सहमति नहीं दी थी क्योंकि उसे पर्याप्त भरपाई मिल चुकी थी। इसमें क्या हुआ, इस पर्टिकुलर जजमेंट में जो कंप्लेनेंट था उसको पेमेंट तो मिल चुका था, लेकिन फिर भी वो केस को कंपाउंड मतलब क्या कहते हैं, समझौता नहीं करना चाहता था, कंपाउंड नहीं करना चाहता था। और इस लॉ जो ये कानून है, एनआई एक्ट का मामला है, इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है, पैसे की भरपाई करना, उसके बाद में केस को चलाने का कोई अर्थ नहीं होता है। मतलब इसमें आरोपी को सजा देने का उद्देश्य नहीं होता, कंपाउंड हो गया तो मामले को ख़त्म करना चाहिए। और जो आर्टिकल 142 है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो आर्टिकल 142 है, माने सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर दिया गया कि वो किसी भी मतलब जो पर्टिकुलर मतलब किसी भी मैटर में और किसी भी लॉ को साइड बाईपास करके और वो वहाँ पे नेचुरल जस्टिस स्थापित करने के लिए वो उसमें इंटरफियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जो मौलिक मुद्दे थे यानी जो फंडामेंटल इशू था उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय थे उनका जो मेन उद्देश्य था, जो मूलभूत बिंदुएं उन्होंने जो जोर दिया गया था इसको कंपाउंडेबल बनाने के लिए, वो रीज़न क्या था। देखिए चेक बाउंस अपराध का उद्देश्य केवल पनिशमेंट दंड नहीं बल्कि वित्तीय लेन देन पर विश्वास बनाए रखना, जो पहला उद्देश्य था हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने। दूसरा था कन्विक्शन के बाद कंपाउंडिंग यानी कि समझौता केवल अपीलीय अदालत की अनुमति से ही संभव हो। जो अपीलीय अदालत है उनकी अनुमति से ही संभव होना चाहिए। जो चौथा इन्होंने उद्देश्य की भरपाई मतलब उद्देश्य का जो था वो ये था कि जो कंपनसेशन यानी कि जो भरपाई होता है को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, पनिशमेंट को नहीं। पनिशमेंट द्वितीयक महत्व दिया जाना चाहिए। मतलब कोर्ट का जो पहला उद्देश्य और लॉ का जो पहला उद्देश्य है या जजमेंट का जो पहला उद्देश्य था, जो कंपनसेशन यानी जो मुआवजा होता है, जो पेंडिंग अमाउंट होता है उसकी भरपाई करना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और जो सेकंड होता है वो पनिशमेंट होता है। अब देखते हैं, अब आगे थोड़ा और विस्तार से जानते हैं आर्टिकल 142 क्या है। हालांकि इस मामले में अनुच्छेद 142 सीधे लागू नहीं हुआ, लेकिन अदालत ने यह स्पष्ट किया कि पूर्व में कई मामलों में उसने इस शक्ति का प्रयोग किया, कंप्लीट जस्टिस पूर्ण न्याय, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया नेचुरल जस्टिस स्थापित करने के लिए
सुनिश्चित किया। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता समझौते से इनकार करें तब भी अदालत के पास यह अधिकार है, यदि भरपाई हो चुकी है तो कन्विक्शन को समाप्त कर सकती है या समाप्त कर सके। मतलब जो कंप्लेनेंट है उसको भरपाई हो चुकी है, उसको जो कंपनसेशन है वो मिल चुका है, उसका पेंडिंग अमाउंट मिल चुका है, और इसके बाद भी अगर दोनों पार्टी तैयार नहीं है कि इसको या कोई भी पार्टी में से कोई भी अगर एक समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल यानी जो अनुच्छेद 142 है उसका उपयोग करते हुए मैटर को कंपाउंड कर सकता है और कन्विक्शन को समाप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो था वो मैसर्स न्यू विन एक्सपोर्ट एंड अदर्स वर्सेस ए सुब्रमण्यम में यह जो निर्णय था यह दर्शाता कि चेक बाउंस अपराध के संदर्भ में कानून का मूल उद्देश्य कंपनसेशन यानी कि जो भरपाई है, ना कि केवल पनिशमेंट दंड। इस दृष्टिकोण से अदालत का बोझ कम होगा और शिकायतकर्ता को वास्तविक न्याय भी मिलेगा। दोस्तों, इस निर्णय से विकसित होती है न्यायशास्त्र की ओर संकेत करता है, जहां भविष्य में चेक बाउंस विवादों को अधिक अपराध यानी क्रिमिनल ऑफेंस के बजाय अधिकतर सिविल विवाद यानी सिविल डिस्प्यूट के रूप में देखा जाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं। चेक बाउंस केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है तो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।